आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने आपके लिए संकल्प बैच लॉन्च किया हुआ है जो एक रिवीजन कम क्रैश कोर्स है नीट 21 के लिए। ठीक है, तो इसी रिवीजन सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर आपके लिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बहुत ही छोटा सा चैप्टर। आपको हर साल डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन से एक क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्टेड होता है, 1 से 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, 1 से 2 क्वेश्चन हर साल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से आपका आता ही है। ठीक है, तो हम NCERT के बेसिस पे इस चैप्टर को हम जल्दी से रिवाइज़ करेंगे। सारे के सारे पॉइंट्स हम ज़रूर कवर करेंगे। चैप्टर जो मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ ये मैं अपने PDF नोट्स के थ्रू रिवाइज़ करवा रहा हूँ, जिनके द्वारा खुद मेरा सिलेक्शन हुआ था। और इस PDF नोट्स के थ्रू मैंने अपनी PPT बनाई है और ये आपको सेम PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो लेक्चर देखने के बाद आप हमारे नोट्स को ज़रूर डाउनलोड करें अगर आप नोट्स खुद से नहीं लिख रहे तो। ठीक है, और क्योंकि अभी टाइम कम है तो आप वीडियो देखें और टेलीग्राम ग्रुप से जाके सीधे नोट्स डाउनलोड करके उन्हीं से रिवाइज़ करें। और NCERT को आप रीडिंग ज़रूर करेंगे, थरोली रीडिंग करेंगे NCERT की। अभी जो PPT आपके सामने है जिसके थ्रू मैं आपको रिवाइज़ कराऊंगा, इसमें मैंने NCERT के हर एक पॉइंट को कवर किया है। उसके साथ मैंने सारे के सारे डायग्राम्स को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो हम जल्दी से बस ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर बहुत इजी चैप्टर, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत जल्दी तरीके से हम इसको रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पता है, संकल्प बैच रिवीजन कम क्रैश कोर्स, पेड वाला कोर्स हम आपके लिए फ्री में लेके आए हैं पेंडेमिक की वजह से। तो बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो आपके लिए आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की स्टार्टिंग जहाँ से होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फोंसो कॉर्टी की। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि इधर बीच NCERT में जितने साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं वो आपके नीट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। ठीक है, जितने साइंटिस्ट हैं उनका ईयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ये इस तरह से क्वेश्चन आजकल मतलब 2018, 19, 20 में हमने देखा कि क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। तो अल्फोंसो कॉर्टी वॉज एन इटालियन एनाटॉमिस्ट। इन्होंने क्या किया, स्टडी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स एंड मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। ठीक है, इन 1851, दिस इज important, 1851 he published a paper describing a structure located on the basilar membrane of the cochlea containing hair cells that convert sound vibrations into nerve impulses। बच्चों इस लाइन का आप मतलब समझिए। जो आपका ईयर है, ठीक है, ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। यहाँ पे हम इंटरनल ईयर के बारे में बात करेंगे। इंटरनल ईयर में आपका एक स्ट्रक्चर होता है कॉक्लिया। ठीक है, वो कुछ इस तरह का स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेट्स से ये कॉक्लिया है। ठीक है, अब कॉक्लिया के ऊपर बेसिलार मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ब्लू कलर से अगर मैंने बेसिलार मेम्ब्रेन दिखा दिया, ठीक है, इस बेसिलार मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, बेसिलार मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें हेयर सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये हेयर सेल्स कन्वर्ट करते हैं साउंड वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्स में, और इसी स्ट्रक्चर का नाम दिया गया ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ठीक है, क्योंकि इसको अल्फोंसो कॉर्टी ने डिस्कवर किया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो बच्चों इस लाइन का मतलब यही है कि इन 1851 he published a paper describing a structure located on the basilar membrane of the cochlea। कॉक्लिया के बेसिलार मेम्ब्रेन पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसको हम ऑर्गन ऑफ कॉर्टी बोलते हैं, कंटेनिंग हेयर सेल्स, जिसमें हेयर सेल्स हैं, डैट कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशंस इनटू नर्व इम्पल्सेस। ठीक, ये रहे आपके अल्फोंसो कॉर्टी और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके बाद बच्चों डाइजेशन को हम जब डाइजेशन जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में जो पॉइंट आता है वो आता है न्यूट्रिशन का। ठीक है, जो भी हम कुछ खा रहे हैं या हम अपनी बॉडी में जो कुछ भी ले रहे हैं, इनटेक जो हमारा हो रहा है, इंजेशन ऑफ फूड, उसका अगर हम डिवीज़न की बात करें तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमारे क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं। ये 3 आपके मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं। इसके अलावा वाइटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है, वाइटामिन्स और मिनरल्स भी हमारे लिए ज़रूरी हैं उनको इनटेक करना। दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। ठीक है, थोड़ी स्मॉल क्वांटिटीज़ में इनकी ज़रूरत पड़ती है,
और बेसिकली जब इनकी कमी होती है तो हमें न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे विटामिन B1 की कमी होगी तो हमें पता है कि हमें चिलियोसिस हो जाएगा। तो विटामिन्स और मिनरल्स एज सच बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी जब होती है तब हमें सिम्टम्स शो होते हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेज जिनको हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है वाटर। द वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, ठीक। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, ये आपकी डाइजेशन की डेफिनेशन हो गई। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स एंड इट इज अकम्पलिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड्स के थ्रू, केमिकल मेथड्स के थ्रू। मैकेनिकल कैसे? जब हम च्यूइंग कर रहे हैं, ठीक है, हम खाने को अपने चबा रहे हैं, या हमारे पेट से जो चर्निंग मोशन हो रही है स्टमक वॉल में, ठीक है, तो ये आपके मैकेनिकल प्रोसेस हो गए। केमिकल कैसे? एंजाइम्स के थ्रू जो हमारा डाइजेशन हो रहा है वो आपका केमिकल प्रोसेस हो गया। केमिकल की जगह अगर हम इसको बायोकेमिकल बोलें, बायोकेमिकल, तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स is known as digestion and it is accomplished by mechanical and biochemical methods, mechanical and chemical methods। आगे चलते बच्चों हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। जो सिस्टम हमारी बॉडी के डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इसके दो पार्ट्स है, बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक, एलिमेंट्री कैनाल एंड दी एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है बच्चों? माउथ से लेके एनस तक जो ये पूरी एक ट्यूब जा रही है, जो पूरी ट्यूब है आपकी, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जो पूरा गट माउथ से लेके एनस तक जो पूरी ये कैनाल गई हुई है ना, यही आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में क्या क्या है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं उनकी बात करेंगे। बेसिकली 3 तरह के ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लिवर है और पेनक्रियाज है। तो पहले हम एलिमेंट्री कैनाल को डील करते हैं बच्चों। तो एलिमेंट्री कैनाल जैसे मैंने बताया एंटीरियरली माउथ है। अब देखो जो हमारा बॉडी है, जैसे मेरी ये बॉडी है, तो जो सरफेस अभी आप देख रहे हैं, जो साइड आप देख रहे हैं, ये हो गया एंटीरियर, ठीक है। जो बैक साइड है वो हो गया पोस्टीरियर। तो एंटीरियर साइड से माउथ से स्टार्ट हो रहा है और पोस्टीरियर साइड में एनस पे टर्मिनेट हो रहा है, ये पूरा है एलिमेंट्री कैनाल। अब माउथ के बाद बच्चों सीधे सीधे जो हमारे सामने स्ट्रक्चर आता है, जो ओपनिंग होती है, वो है बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, ठीक है। अब ओरल कैविटी में क्या दिखेगा? ओरल कैविटी में आपको मिलेगा मस्कुलर टंग, ठीक है, मस्कुलर टंग। उसके अलावा नंबर ऑफ टीथ, ढेर सारे टीथ। ओरल कैविटी में आपको मिला मस्कुलर टंग एंड अ नंबर ऑफ टीथ एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जो टीथ हैं दे आर एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन एंड दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज थीकोडोंट। बच्चों जो दांत हमारे बोनी सॉकेट में अटैच्ड हैं, ये जो डेंटिशन है, ठीक है, ये जो प्रकार है, इसको हम थीकोडोंट कहते हैं। मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, ठीक है। मैमल्स 2 सेट ऑफ टीथ बनाते हैं, ठीक है। एक होता है परमानेंट या अडल्ट टीथ, पहले जो आता है वो होता है टेम्पोररी टीथ या डेसिडुअस टीथ। जो दूध के दांत होते हैं ना, टेम्पोररी मिल्क या डेसिडुअस टीथ, जो टूटते हैं, उसके बाद हमारे परमानेंट या अडल्ट टीथ आते हैं। तो ये 2 सेट हो गए ना लाइफ टाइम में, एक लाइफ टाइम में 2 सेट्स ऑफ टीथ आ रहे हैं। तो इस तरह के डेंटिशन को हम बोलते हैं डाइफायोडोंट। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो पहला जो हमारा डेंटिशन है एक तरह का हो गया थीकोडोंट, दूसरा डेंटिशन हो गया डाइफायोडोंट। इसके बाद बच्चों एक और आता है हेट्रोडोंट डेंटिशन। हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट, डोंट मतलब टीथ। हेट्रोडोंट डेंटिशन का मतलब है कि हमारे जो टीथ हैं, ठीक है, वो सेम टाइप के नहीं हैं, डिफरेंट टाइप्स के टीथ हैं। ह्यूमन एडल्ट में 32 परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है, विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। इंसिजर्स, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये 4 तरह के आपके टीथ हो गए। आई, सी, पी, एम और एम इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम। इंसिजर्स, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये आपके 4 तरह के टीथ हो गए। क्योंकि 4 डिफरेंट तरह के टीथ पाए जाते हैं ह्यूमंस में, इसलिए डेंटिशन जो हुआ वो हेटेरोडोंट हो गया। अब बच्चों जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला ह्यूमंस के लिए डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2123/2123, ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन आप समझिए,
ठीक है, जो हम ये डिवीजन मार रहे हैं, बीच में डिवाइड मार रहे हैं, ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हैं, नीचे कुछ नंबर्स लिखे हैं। ऊपर वाले जो नंबर्स लिखे हैं ना, वो आपको अपर जॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपर जॉ में जो टीथ हैं उनको हम ऊपर लिखेंगे और लोअर जॉ में जो टीथ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हम नीचे लिखेंगे। अब इसके बाद बच्चों समझने वाली बात ये है ना कि ये जो डेंटिशन हम शो कर रहे हैं ना, ये या तो लेफ़्ट साइड का हो सकता है या तो राइट साइड का हो सकता है। मतलब हम अपर और लोअर जॉ में सिर्फ एक तरह की टीथ की बात कर रहे हैं। जैसे ये 2 1 2 3 है ना, तो ये तो पहले तो ऑर्डर में है, पहले इंसीजर है, फिर केनाइन है, फिर मोलर है, फिर मोलर है। तो ये जो शो कर रहा है वो इंसीजर 1 केनाइन, 2 प्री मोलर, 3 मोलर। तो इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर ये इस तरह से गया है और ये एक हाफ को शो कर रहा है। अपर जॉ के एक हाफ को शो कर रहा है, नीचे वाला लोअर जॉ के एक हाफ को शो कर रहा है। मतलब जो अपर जॉ में हम 2 1 2 3 दिखा रहे हैं, डिवीजन के ऊपर जो हम आपको शो कर रहे हैं बच्चों, वो आपके अपर जॉ के टीथ हैं, अपर जॉ के टीथ हैं और एक साइड के टीथ हैं। ठीक है, तो मतलब जो ऊपर 2 1 2 3 है, इनको ऐड करके जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको अपर जॉ के टोटल नंबर ऑफ टीथ मिलेंगे। ये टोटल हुआ कितना, 2 1 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8, ठीक है, इंटू 2 16। तो 16 टीथ ऊपर हो गए, वैसे ही 16 टीथ नीचे हो गए। ये हो गया आपका डेंटल फार्मूला। अब बच्चों इसके बाद आपको 2 और डेंटल फार्मूले याद रखने हैं। जो बच्चे जो जिनके अभी तक परमानेंट टीथ नहीं आए हैं, ठीक है, सारे के सारे, चाइल्ड्स में क्या होता है, चाइल्ड्स में जो डेंटिशन होता है वो 2102 होता है अपॉन 2102, ठीक है, ये चाइल्ड्स में है, ठीक है। और टीनेजर्स में जो आता है वो 2122 है अपॉन 2122, ठीक है। तो एक डेंटिशन आपका हो गया ये चिल्ड्रन में, ठीक है, छोटे बच्चों में, और ये आपका टीनेजर्स में हो गया 2102 अपॉन 2102 चिल्ड्रन में, 2122 अपॉन 2122 टीनेजर्स में। क्योंकि टीनेजर्स में जो विजडम टीथ, ठीक है, अक्कल दांत नहीं आया होता है, वो लास्ट वाला मोलर वो थोड़ी देर बाद डेवलप होता है। ठीक, टीनेजर्स में 19 के बाद ही जब भी आता है, 19 के बाद ही आता है, ठीक है। तो वो विजडम टीथ आपका बाद में आता है, इसलिए 2122 अपॉन 2122। और ये किड्स का डेंटिशन है, चिल्ड्रंस का डेंटिशन है। तो आप ये 2 डेंटल फॉर्मूला इसके अलावा और याद रखेंगे। अब बच्चों इसके बाद हम बात करें द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि टीथ का जो हार्ड सरफेस है, हार्ड च्यूइंग सरफेस है, वो इनामल से बना होता है। एंड इनामल हेल्प इन द मास्टिकेशन ऑफ फूड, ठीक है, फूड को अच्छे से मसलने में मदद कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें ओरल कैविटी में क्या मिलेगा, मस्कुलर टंग मिलेगा और टीथ मिलेगा। टीथ के बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। ह्यूमंस में डेंटिशन कैसा है, थीकोडोंट है, डाइफायोडोंट है और हेट्रोडोंट है। थीकोडोंट मतलब एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। डाइफायोडोंट मतलब एक लाइफ टाइम में 2 बार टीथ इरप्ट कर रहे हैं। हेट्रोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं, 4 तरह के टीथ हैं, 4 डिफरेंट तरह के। हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ इनामल हेल्प इन द मास्टिकेशन ऑफ फूड। टंग अटैच टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी बाय फ्रेनुलम। फ्रेनुलम के थ्रू टंग जो होता है वो बेस ऑफ द बक्कल कैविटी में अटैच होता है, बेस या फ्लोर। टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। अब टंग का जो अपर सरफेस है ना, उस पर स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम पैपिले बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप समझो कि अगर ये आपका टंग है, ठीक है, तो इसके अपर सरफेस पे, ये अगर अपर सरफेस हो गया तो इसके नीचे जो हमें नहीं दिख पा रहा है वो उसका लोअर सरफेस हो गया। तो इस अपर सरफेस पे ना स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं। और उन स्मॉल प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं पैपिले। और इन पैपिले में ना टेस्ट बड्स होता है। ये पैपिले में जो स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं उनके ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है। सारे पैपिले में टेस्ट बड्स नहीं होते, आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। देखो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड्स। सारे पैपिले में टेस्ट बड्स नहीं होते, कुछ ही में टेस्ट बड्स होते हैं। आगे बढ़ते बच्चों, ये आपका हो गया, ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये फिगर। तो ये है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन द जॉज एंड सॉकेट। एक तरफ हम जॉ में दिखा रहे हैं, ठीक है, जबड़े में एक तरफ दिखा रहे हैं, एक तरफ दूसरी तरफ हम सॉकेट में दिखा रहे हैं। तो आप ये देखो, ये आपका इंसीजर जो 1 शो किया ना, 1 2, तो ये आपका इंसीजर्स हो गए 2, 1 केनाइन हो गया, 2 प्रीमोलर हो गया और 3 मोलर हो गया। इंसीजर 1 केनाइन, इंसीजर 2 केनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3, ठीक है।
2123, यही लिखते थे ना डेंटल फॉर्मूला, 2123 अपॉन 2123। इसी तरह से बच्चों डेंटल फॉर्मूला लिखा था ना हमने, 2123 अपॉन 2123। मैंने कहा था ना अपर जॉ या लोअर जॉ का एक हाफ हम देखेंगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये हम सॉकेट्स में दिखा रहे हैं, ये सॉकेट्स हो गए और ये जॉ में हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों। अब इसके बाद देखो, हम एलिमेंट्री कैनाल अभी तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने एलिमेंट्री कैनाल में पहले हमने देखा माउथ, माउथ में हमने देखा ओरल कैविटी, माउथ के बाद ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी आई, ठीक है। अब ओरल कैविटी के बाद आगे हमें मिलेगा शॉर्ट फेरिंग्स। ओरल कैविटी ना शॉर्ट फेरिंग्स में जाके खुलती है, ठीक है। एंड फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ईसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन इनटू फेरिंग्स या विंड पाइप। फेरिंग्स जो होता है बच्चों वो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर होता है, ठीक है। ईसोफेगस और ट्रैकिया ओपन इनटू द विंड पाइप। ईसोफेगस और ट्रैकिया दोनों फेरिंग्स में ओपन होते हैं। ट्रैकिया जो होता है वही आपका विंड पाइप होता है, ठीक है। ट्रैकिया जो है वही है विंड पाइप। तो ईसोफेगस और ट्रैकिया दोनों फेरिंग्स में खुलते हैं, इसीलिए कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। ईसोफेगस आपका फूड पाइप होता है, ट्रैकिया आपकी विंड पाइप होती है। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। अब देखो बच्चों, जो ट्रैकिया है ना, विंड पाइप है ये, लेट्स से अगर ये विंड पाइप है तो इसकी ओपनिंग, जो इसकी ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, ये विंड पाइप या ट्रैकिया है, इसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। और यहाँ पे ना एक कार्टिलेज का फ्लैप होता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से फ्लैप होता है कार्टिलेज का, जिसको हम बोलते हैं इपीग्लॉटिस। तो बच्चों एक आपका हो गया ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, और एक कार्टिलेज के फ्लैप से ढका होता है जिसको हम बोलते हैं इपीग्लॉटिस। तो जब भी हम फूड को अपने फेरिंग्स में से निगलते हैं, ठीक है, डेग्लूटिनेशन करते हैं, स्वेलोइंग करते हैं, स्वेलोइंग के टाइम में क्या होता है कि इपीग्लॉटिस, ये जो ढक्कन की तरह एक फ्लैप है, ये ग्लॉटिस को बंद कर देता है। इपीग्लॉटिस क्या करता है, ग्लॉटिस को बंद कर देता है ताकि फूड जो है ना वो विंड पाइप में ना चला जाए। यही फंक्शन है इपीग्लॉटिस का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ओरल कैविटी के बाद आया फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आया ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस इज नोन एज द विंड पाइप। थिन लॉन्ग ट्यूब, पतली लॉन्ग ट्यूब है, एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम। बच्चों देखो, एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली किसके, आगे की तरफ आपका विंड पाइप होता है, उसके पीछे से जाता है आपका फूड पाइप या ईसोफेगस। इससे लिखा हुआ है एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम। बच्चों देखो, जो हमारा ट्रंक है ना बॉडी का, जो ये मेरा ट्रंक आप देख पा रहे हो, इसमें आपको यहाँ डायफ्राम मिलता है, ठीक है। डोम शेप्ड डायफ्राम होता है। डायफ्राम के ऊपर का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं थोरैक्स, ठीक। और डायफ्राम के नीचे का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं एब्डोमेन। तो ईसोफेगस आपका क्या कर रहा है, नेक के बाद थोरैक्स में पास कर रहा है और फिर डायफ्राम को पियर्स करते हुए अंदर जा रहा है। तो ईसोफेगस थिन लॉन्ग ट्यूब, एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली, किसके पोस्टीरियर, विंड पाइप के, पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम। आगे चलते बच्चों, आगे इसके बाद ईसोफेगस जो होता है वो जाके खुलता है स्टमक में। स्टमक में खुल गया। स्टमक क्या है, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। जे शेप्ड, आप ये शेप याद रखोगे, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, अपर लेफ्ट पोर्शन, ये स्टमक की पोजीशन होती है, ठीक है बच्चों। एब्डोमिनल कैविटी में है, थोरैसिक कैविटी में लंग्स और हार्ट आते हैं, उसके नीचे आपका आता है एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें आपके स्टमक, लिवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सारी स्ट्रक्चर्स आते हैं। अपर लेफ्ट पोर्शन में है। हार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है। देखो कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, हार्ट आपका लेफ्ट साइड, लिवर राइट साइड और स्टमक आपका लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, राइट साइड अगर आपका लिवर है तो उसके लेफ्ट साइड स्टमक होता है, आप ये याद रखोगे। हार्ट आपका राइट साइड होता है, लिवर लेफ्ट साइड, स्टमक, हार्ट आपका लेफ्ट साइड, लिवर राइट साइड और स्टमक फिर से लेफ्ट साइड। द स्टमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब बच्चों जो ईसोफेगस है वो स्टमक में जब ओपन होता है वहाँ पे इसको एक स्पिंचटर मिलता है, ठीक है। स्पिंचटर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, मस्कुलर स्पिंचटर मिलता है, विच इज़ नोन एज द गैस्ट्रो ईसोफेजियल, ठीक है। गैस्ट्रा मतलब होता है स्टमक, ईसोफेजियल मतलब ईसोफेगस। तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंचटर मिलता है, किसको मिलता है, मिलता नहीं है, वहाँ होता है, ठीक है। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंचटर प्रेजेंट होता है स्टमक
और ईसोफेगस की ओपनिंग पे। स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। एनाटॉमिकली स्टमक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कार्डियक पोर्शन, जहाँ ईसोफेगस आके ओपन कर रहा है वो हो गया कार्डियक पोर्शन, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक पोर्शन। देखो ये स्ट्रक्चर आप देखो, एनाटॉमिकल रीजन्स ऑफ ह्यूमन स्टमक। बच्चों देखो ये आपका ईसोफेगस, यहाँ आपका होगा गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंक्टर, ठीक है। अब ये देखो यही रीजन है कार्डियक रीजन, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ईसोफेगस आके खुल रहा है यही आपका कार्डियक रीजन हो गया। ऊपर का जो पोर्शन हो गया वो फंडिक हो गया, ठीक है, फंडिक या फंडस। उसके बाद बच्चों ये आपकी हो गई बॉडी, और ये आपकी पाइलोरिक, जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है वो आपका पाइलोरिक हो गया, जो कि ड्यूडेनम में जाके खुल रहा है। तो कार्डियक पोर्शन, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। ईसोफेगस जहाँ खुल रहा है वो हो गया कार्डियक, उसके ऊपर का पोर्शन फंडिक जो थोड़ा डोम शेप्ड है, ठीक है बच्चों। उसके बाद मेन बॉडी, मेन सेंट्रल रीजन, और पाइलोरिक जो कि ड्यूडेनम में खुल रहा है। इसके बाद बच्चों स्टमक के बाद क्या आएगा आपको, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, जो कि तीनों पार्ट ऑफ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम क्या है बच्चों, शी शेप्ड है। स्टमक कैसा था, जे शेप्ड था, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ड्यूडेनम शी शेप्ड। अब देखो ड्यूडेनम आप यहाँ देखो ना, आपको खुश हो जाएगा। देखो ये शी शेप्ड नहीं है, ये ड्यूडेनम आपको सी शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। स्टमक आप देखो खुद आपको जे शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, ठीक। ये जे शेप्ड हो गया, ये आपका सी शेप्ड हो गया। तो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम इज सी शेप्ड, जेजुनम जो है वो लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन है, और इलियम जो है वो हाईली क्वाइल्ड है, ठीक। इलियम जो है वो लास्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। अब बच्चों देखो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, अभी आपको एक स्पिंस्टर मिला था गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंस्टर, दूसरा स्पिंस्टर आपको मिलेगा पाइलोरिक स्पिंस्टर, ठीक है। पाइलोरिक स्पिंस्टर कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, और स्टमक का जो लास्ट पार्ट है पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक वहीं से आया है पाइलोरिक स्पिंस्टर। तो जब स्टमक का पाइलोरिक पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में ओपन होता है वहाँ आपको पाइलोरिक स्पिंस्टर मिलता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम विच ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है बच्चों। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम, उसके बाद आता है कोलन, फिर रेक्टम। सीकम स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों देखो एक पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि सीकम जो होता है वहाँ पे आपको सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो आपके विटामिन B12 के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। यहाँ कुछ सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए मोस्टली जब एंटीबायोटिक्स चलाई जाती हैं, जब आप बीमार पड़ते हैं, कभी आपको एंटीबायोटिक्स डॉक्टर सजेस्ट करता है तो उसके साथ आपको विटामिन और जिंक के सप्लीमेंट ज़रूर देता है, ठीक है। विटामिन B और जिंक के सप्लीमेंट्स देता है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों जो एंटीबैक्टीरियल, तो देखो जितने बैक्टीरिया हैं सबको मार देगा, ठीक है। सीकम में आपके इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो आपके लिए यूज़फुल हैं वो भी मर जाएंगे एंटीबैक्टीरियल। अब दवाई तो देखेगी नहीं कि कौन बैक्टीरिया आपको हार्म कर रहा है, कौन सा आपके लिए यूज़फुल है। सारे एंटीबैक्टीरियल, अगर एंटीबैक्टीरियल ड्रग है तो सारे बैक्टीरियाज को किल कर देगी। इसीलिए सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे सीकम पोर्शन में है, लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो विटामिन B12 का प्रोडक्शन करते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है, उनका भी नंबर काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। इसलिए विटामिन के सप्लीमेंट्स चलाए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपका लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पोर्शन में, ठीक है। सीकम से आपको एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन अराइज होता है, ठीक है, सीकम से, विच इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। हमारे लिए अब किसी काम का नहीं है। पहले वहाँ पे सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते थे जहाँ पे सेल्यूलोज का डाइजेशन होता था, ठीक है। ये पॉइंट आपका मेंशन नहीं है बट मैं बता देता हूँ। सेल्यूलोज का डाइजेशन हुआ करता था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में, ठीक है। बट अभी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। इवोल्यूशनरी हमारे लिए किसी काम का नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का। अब बच्चों देखो कोलन, सीकम आपने देख लिया, सीकम में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ रहा है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सीकम के बाद आता है कोलन, कोलन के बाद रेक्टम। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन पार्ट है ना, उसके 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। बच्चों आपने लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखा होगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये तो ये आपका सीकम था, ठीक है। ये आपका असेंडिंग,
कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और ये सिग्मॉइड कोलन। तो ये हो गया आपका असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, ये डिसेंडिंग और यहाँ सिग्मॉइड कोलन। ये हो गया आपके 4 पार्ट्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड कोलन। बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखो, डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस, ठीक है, सिंपल सी लाइन। बच्चों देखो, ये स्ट्रक्चर, ये डायग्राम आप अभी तक आपने जितनी चीज़ें पढ़ी ना, सब एक चीज़ में यहाँ समराइज हो सकता था, ठीक है। चाहे तो मैं इसी स्ट्रक्चर से आपको सारी चीज़ें समझा देता, बट मैं अपने नोट्स को फॉलो कर रहा था कि आप नोट्स जब उठाएं तो आपके लिए कुछ भी नया ना हो, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए बच्चों, ओरल कैविटी है, ठीक है, जल्दी से रिवाइज करते हैं। ओरल कैविटी, माउथ है, माउथ के बाद ओरल कैविटी है, बक्कल कैविटी, यहाँ आपको मिलेगा टंग और टीथ। देखो अभी हम ग्लैंड्स की नहीं बात करेंगे, सब मतलब ग्लैंड्स, जितने भी ग्लैंड्स हैं, लिवर और पेनक्रियास, हम इनकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। हमने अभी तक जो पढ़ा है हम उसको रिवाइज करेंगे, हम ग्लैंड्स की नहीं बात करते, ठीक है। ओरल कैविटी के बाद फेरिंग्स, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फिर आपका आया ईसोफेगस, फूड पाइप, उसके बाद स्टमक जे शेप्ड जिसके 4 पार्ट्स थे, कार्डियक पोर्शन, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक। यहाँ था आपको गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्पिंक्टर। अब बच्चों यहाँ आपको मिलेगा पाइलोरिक स्पिंक्टर, फिर आ गया ड्यूडनम, सी शेप ड्यूडनम, ठीक है, फिर जेजुनम, ठीक है, ये रहा जेजुनम, मिडिल क्वाइल्ड पोर्शन जेजुनम, इलियम जो था वो हाईली क्वाइल्ड था। इलियम के बाद आपको हो गया सीकम कोलन रेक्टम, ये हो गया सीकम, यहाँ हो गया वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब देखो ये हो गया असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है, ये रहा नीचे डिसेंडिंग कोलन, उसके बाद सिग्मॉइड कोलन, फिर रेक्टम, फिर एनस, ठीक है। स्ट्रक्चर्स बच क्या गए, सलाइवरी ग्लैंड्स बच गए, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल्स, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, 3 ग्लैंड इधर हो गए, एक आपका हो गया पेनक्रियास और एक हो गया लिवर, ठीक है। अब बच्चों सीधे ग्लैंड्स ही पढ़ना है हमें, ठीक है। देखो उसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट है, ये देखियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। बच्चों जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसके 4 वॉल्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के 4 वॉल्स हैं, सिरोसा, म्यूस्केलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। अब देखो ये जो है ना सीक्वेंस, सिरोसा, म्यूस्केलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, 4 जो लेयर्स हैं ये आउटर टू इनर मोस्ट हैं। सिरोसा सबसे बाहर वाला, म्यूकोसा सबसे अंदर वाला। तो सिरोसा, म्यूस्केलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, आपको इसी सीक्वेंस में याद रख लेना है, सिरोसा, म्यूस्केलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, 4 वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सिरोसा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है विच इज़ मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम, थिन मीजोथीलियम का बना हुआ है। देखो एपिथीलियम, कोई भी अगर स्ट्रक्चर है ना, उसकी जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है वो एपिथीलियम से बना होता है, अगर वो विसरल ऑर्गन है तो, ठीक है। तो विसरल ऑर्गन की एपिथीलियम को हम बोलते हैं मीजोथीलियम। तो सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम एंड सम कनेक्टिव टिश्यूज। मीजोथीलियम कोई नया चीज़ नहीं है, एपिथीलियम है विसरल ऑर्गन का। दूसरा लेयर है म्यूस्केलरिस विच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, म्यूस्केलरिस स्मूथ मसल्स का। इनर सर्कुलर लेयर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडनल लेयर। बच्चों जब एनिमल किंगडम मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि ह्यूमंस में इनर सर्कुलर होता है, आउटर लॉन्जिट्यूडनल होता है, अर्थवॉर्म में जस्ट इसका अपोजिट होता है। अर्थवॉर्म्स में क्या होता है, आउटर सर्कुलर और इनर लॉन्जिट्यूडनल, इनर लॉन्जिट्यूडनल और आउटर सर्कुलर, और आउटर जो सर्कुलर लेयर होता है अर्थवॉर्म्स में वो दिखाई देता है हमें मेटामियर्स के फॉर्म में, ठीक है, सर्कुलर रिंग्स के फॉर्म में अर्थवॉर्म में दिखाई देता है। तो अगर अर्थवॉर्म को याद रखते हो कि आउटर सर्कुलर, इनर लॉन्जिट्यूडनल, तो ह्यूमन में उनका जस्ट अपोजिट है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूडनल। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एन ऑब्लिक मस्कुलर लेयर में भी प्रेजेंट इन सम, ठीक है। इन 2 मस्कुलर लेयर्स के अलावा एक ऑब्लिक लेयर भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, और ये स्टमक में प्रेजेंट होती है, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में सिरोसा देखा हमने, म्यूस्केलरिस देखा। अब देखो उसके बाद आता है सब म्यूकोसा, ठीक बच्चों, सिरोसा, म्यूस्केलरिस, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा जो बना है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है। अब इसके अलावा बच्चों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये आता है ना कि जो ड्यूडनम होता है उनमें ना, ड्यूडनम में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसा रीजन में। कौन से ग्लैंड्स होते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है, अभी आगे चल के वो आएगा, मैं नाम बता देता हूँ। ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा लेयर ऑफ द ड्यूडनम।
इसके अलावा बच्चों सबसे इनर मोस्ट लेयर आपका म्यूकोसा है, ठीक है। अब देखो म्यूकोसा जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है तो उसमें मॉडिफिकेशंस होंगे, हर जगह सेम नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे इरेगुलर फोल्ड्स, रूगे जिसको हम कहते हैं, तो स्टमक में इरेगुलर फोल्ड बनाएगा रगे। फिंगर लाइक फोल्डिंग्स बनाएगा जिसको बोलते हैं विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो सरफेस एरिया बढ़ा देगा। सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस इंक्रीज सरफेस एरिया एनॉर्मसली। अब बच्चों देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपको होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस जहाँ पे ज़्यादा डाइजेशन भी हो रहा है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो वहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये डिमांड हो गई वहाँ की। एब्जॉर्प्शन हमें ज़्यादा करना है तो हम सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा हम बायोलॉजिकली वहाँ हम डाइजेशन कर पाएंगे और एब्जॉर्प्शन कर पाएंगे। तो बच्चों उसके लिए देखो मॉडिफिकेशंस क्या हो रहे हैं। पहले तो जो वॉल है, इनर मोस्ट वॉल है, म्यूकोसा लेयर जो है, उसी में स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स बन जा रहे हैं विलाई। देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। ये जो लेयर है, मान लो ये लेयर है सब म्यूकोसा, उसके अंदर जो म्यूकोसा लेयर हो गई ना, देखो उसमें खुद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जा रहे हैं, ठीक है, विलाई। अब ये जो विलाई है, ठीक है, ये जो मान लो विलाई है, मैंने बड़ा करके दिखा दिया। अब इसके ऊपर सेल्स हैं, ठीक है, और जो सेल्स हैं ना उनके ऊपर और सब माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। एक सेल अगर मान लो ये एक सेल है तो उसके ऊपर खुद प्रोजेक्शंस है ढेर सारे। ये अगर एक सेल है ना तो प्लेन नहीं है वो, ठीक है, उसके ऊपर खुद आपको ढेर सारे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस मिल रहे हैं। ये अगर सेल हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया जो विलाई की लाइनिंग कर रही है। तो बच्चों ये देखो, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है ना, ये माइक्रोविलाई हो गए। तो सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई विच गिव अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ये देखो ब्रश की तरह दिख रहा है ना, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस एंड इंक्रीजेस द सरफेस एरिया एनॉर्मसली। अब इस स्ट्रक्चर देख लो, ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द गट है, सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर, म्यूस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। अंदर स्ट्रक्चर जो बच मतलब ये जो खाली स्पेस है ये हो गया ल्यूमेन। इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूडनल। बच्चों देखो अब देखो जो विलाई की हमने बात की थी, विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट है। विलाई का फंक्शन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराना। इसी वजह से दे आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। जो डाइजेशन होगा, ठीक है, उसका जब एब्जॉर्प्शन होगा तो कैपिलरीज में ही होगा ना, कैपिलरीज के थ्रू ही होगा। कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल, तो कैपिलरीज है विलाई में, ठीक है। विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड द लैक्टियल। अब म्यूकोजल एपिथीलियम, म्यूकोजल एपिथीलियम मतलब कि जो इनर मोस्ट म्यूकोजा है उसकी एपिथीलियम है, उसमें गॉबलेट सेल्स होती हैं, ठीक है। एंड गॉबलेट सेल्स सिक्रीट म्यूकस विच हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन। देखो जहाँ भी म्यूकस आता है, म्यूकस का फंक्शन होता है कोई लेयर बनाना, प्रोटेक्टिव लेयर बनाना और या लुब्रिकेशन करना, ठीक है। देखो म्यूकोजा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टमक विच आर नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड क्रिप्ट्स। क्रिप्ट्स मतलब होता है बच्चों गड्ढे, ठीक है, खड्डे। क्रिप्ट्स बी इन बिटवीन द बेसिस ऑफ द विलाई इन द इंटेस्टाइन नोन एज क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर खून। यहाँ बच्चों आप मतलब समझो, अभी तक देखो हम म्यूकोसा के मॉडिफिकेशंस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। हम म्यूकोसा में जितने मॉडिफिकेशंस हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि जो म्यूकोसा लेयर है वो कभी कभी अलग अलग जगह, जैसे स्टमक में इरेगुलर फोल्ड्स बना रहा है जिसको हम रगे बोल रहे हैं, ठीक है, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसको हम विलाई बोल रहे हैं। विलाई के बारे में हमने एक और चीज़ पढ़ी कि विलाई जो है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज और लार्ज लिम्फ वेसल से सप्लाइड है, जिस लार्ज लिम्फ वेसल को हम बोलते हैं लैक्टियल। इसके अलावा बच्चों जो म्यूकोजल एपिथीलियम है वो इरेगुलर फोल्ड्स तो बना रहा है रगे और विलाई, उसके अलावा उसमें उसके मॉडिफिकेशंस में ग्लैंड्स भी हैं, ठीक है। म्यूकोजल जो लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, उसमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं। कौन कौन से, जैसे स्टमक में गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट हैं विच हेल्प्स इन लुब्रिकेशन, ठीक है। उसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं विच हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और जो म्यूकोसा लेयर है वो इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिप्ट्स भी बना रहा है, विलाई भी बना रहा है, क्रिप्ट्स भी बना रहा है, दोनों बना रहा है, ठीक है। तो विलाई जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उनके बीच बीच में ना गड्ढे बना रहा है, क्रिप्ट्स बना रहा है, ठीक है। ये देखो जैसे ये तुम्हारा विलाई हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा देखो एक ये विलाई हो गया, उसके बाद देखो ये क्रिप्ट हो गया, ये गड्ढा हो गया ना, ये क्रिप्ट हो गया। तो विलाई
बना रहा है, क्रिप्स बना रहा है बेसिस ऑफ विल्लाई, मतलब विल्लाई के बेस है उनके बीच में क्रिप्स बना रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं क्रिप्स ऑफ लाइबरकुन। ठीक है, ये हो गया बच्चों इसका फंक्शन। ऑल द 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये तो हमने कुछ मॉडिफिकेशंस पढ़े। इसके अलावा जो चारों लेयर हैं, सिरोसा, म्यूस्केलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, बाहर से अंदर की तरफ, ये सारे लेयर्स और भी मॉडिफिकेशंस शो करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में, डिफरेंट मॉडिफिकेशंस शो करते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख लो, ये डायग्राम, अ सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा शोइंग विल्लाई। ये विल्लाई हो गई, ठीक है, ये हो गया क्रिप्ट हो गया उसके बीच में। अब विल्लाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, ये देखो ये आर्टरी आई, ये वेन आई, ये बीच में कैपिलरीज बना दी, कैपिलरीज अपना नेटवर्क बना दी। अब बीच में देखो ये लार्ज लिम्फ वेसल है जिसको हम बोल रहे हैं लैक्टियल, ये आर्टरी और क्रिप्ट्स और वेन। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये हमारा भी हो गया एलिमेंट्री कैनाल का, हमने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया। अब हमें पढ़ना है ग्लैंड्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो अब तक हमने बात कर ली है आपके एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल के बाद हमारा आता है दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो 2 चीज़ें के बारे में हम पढ़ रहे थे, एक एलिमेंट्री कैनाल था, दूसरा था आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो अब हम पढ़ लेते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, आपको 3 ग्लैंड्स पढ़ने हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पेंक्रियाज। स्टार्ट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स वो 3 पेयर्स हैं। कितने हैं? 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन कौन से? पैरोटिड्स, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। पैरोटिड्स आपके प्रेजेंट है चीक्स में। ठीक है, चीक्स में है तो पैरोटिड्स हैं। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर होता है, मैंडिबल आपका जॉ जो होता है ना, जॉ, इसको मैंडिबल बोलते हैं। तो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल लोअर जॉ, सबलिंगुअल्स बिलो द टंग। तो 3 पेयर्स हैं। ठीक है, तो टोटल आपके 6 ग्लैंड्स हो जाएंगे। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड्स, चीक, submaxillary, submandibular lower jaw, sublinguals below the tongue. These glands situated just outside the buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity. इसके बाद बच्चों देखते हैं लिवर। ठीक है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेइंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg। ये आप याद रखेंगे, 1.2 से 1.5 kg। ठीक है, इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। एब्डोमिनल कैविटी में है, डायफ्राम के जस्ट नीचे है। किस साइड में है लिवर? लिवर आपका किस साइड में है? लिवर आपका राइट साइड में है, स्टमक लेफ्ट साइड में है और हार्ट आपका लेफ्ट साइड में है। ठीक है, अब लिवर जो है ना उसके 2 लोब्स हैं, 2 लोब्स हैं। ठीक है, एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज हिपैटिक लोब्यूल्स। ठीक है, हिपैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर। ठीक है बच्चों, हिपैटिक लोब्यूल्स में क्या होता है? हिपैटिक सेल्स होते हैं, कॉर्ड्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। कंटेन हिपैटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। मतलब हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक लोब्यूल आपका ये हेक्सागोनल शेप में होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और इसमें हिपैटिक सेल्स ना कॉर्ड्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। कॉर्ड्स मतलब धागे के फॉर्म में, ऐसे से आपकी हिपैटिक सेल्स ना ऐसे से अरेंज होते हैं। ठीक है, और ये जो आपका ये हिपैटिक लोब्यूल है ना, हिपैटिक लोब्यूल, इसकी कवरिंग होती है। ठीक है, ये कवर्ड होता है थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ से। हिपैटिक लोब्यूल जो है ना ये ऐसे ये कवर्ड होता है एक थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ से बाहर की तरफ से, जिसको हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है, ग्लिसन्स कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है ये ग्लिसन्स कैप्सूल? हिपैटिक लोब्यूल्स जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर हैं उनकी थिन कनेक्टिव टिश्यू की शीथ है, कवरिंग है, बाहर से कवरिंग है हिपैटिक लोब्यूल्स की, ग्लिसन्स कैप्सूल। इसके बाद बच्चों देखो, हिपैटिक सेल्स जो होते हैं ना वो सिक्रीट करते हैं बाइल। अब देखो बाइल जो है ना वो कोई एंजाइम नहीं है। ठीक है, बाइल कोई एंजाइम या कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं है। ठीक है, बाइल एक तरह का ना बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, कैसे आता है वो आप बाद में पढ़ोगे। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे MBBS फर्स्ट ईयर में। बाइल आपके बॉडी का एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ना कोई डाइजेस्टिव सिक्रीशन है ये, ना कोई एंजाइम है। हिपैटिक सेल्स बाइल बनाते हैं। ठीक है, ये हिपैटिक डक्ट्स के थ्रू पास होता है। हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक मतलब हिपैट मतलब लीवर। ठीक है, तो हिपैटिक सेल्स से बाइल बनता है और हिपैटिक डक्ट्स के थ्रू ये गॉल ब्लैडर में जाता है। गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है और कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, 10 to 15 टाइम्स इसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। गॉल ब्लैडर क्या? थिन मस्कुलर सैक है। ठीक है, बस यही थिन मस्कुलर सैक है, इस तरह से ऐसा गॉल ब्लैडर है। ठीक है, और यहीं पे जो आपका बाइल है उसका स्टोरेज होता है और कॉन्सेंट्रेशन होता है। बच्चों ये देखो, ये आपके डक्ट्स फ्रॉम लिवर हैं, एक आपका लेफ्ट लोब्यूल से आ रहा होगा, एक राइट लोब्यूल से आ रहा होगा। ये तो आपके हिपैटिक डक्ट्स हो गए। ठीक है, ये दोनों मिल के बनाते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट।
एक राइट हिपैटिक डक्ट है, एक लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है जो लिखा हुआ है डक्ट फ्रॉम लिवर। ये दोनों मिल के बना रहे हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है बच्चों, ये आपका गॉल ब्लैडर हो गया। ठीक है, और डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रहे हैं इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक। ठीक है, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट। तो इधर से आपका हो गया कॉमन हिपैटिक डक्ट, इधर से सिस्टिक डक्ट, ये दोनों मिल के बना रहे हैं कॉमन बाइल डक्ट। बच्चों यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बट आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप 2-3 बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। हो क्या रहा है, डक्ट फ्रॉम लिवर, लिवर से 2 डक्ट आ रहे हैं क्योंकि लिवर के 2 लोब हैं। ठीक है, ये दोनों मिल के बना रहे हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से आ रहे हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिल के बना रहे हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट। अब ये देखिए आपको हो गया पेनक्रियाज, ये बच्चों पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज से जो डक्ट आ रही है वो पेनक्रियाटिक डक्ट। अब पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ये दोनों मिलके बनाते हैं आपका हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। देखो नाम सब ओरिजिन से रिलेटेड है। हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन करता है ड्यूडनम में, ये सी शेप्ड ड्यूडनम हो गया, इसमें आपका हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन करता है। डक्ट सिस्टम ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। बच्चों ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगली स्लाइड में मैं आपको रे डायग्राम से समझाता हूँ। ये देखो बच्चों, ये हो गया आपका गॉल ब्लैडर, ये हो गया आपका लिवर। लिवर में 2 लोब्स थे, राइट लोब लेफ्ट लोब, दोनों से एक एक डक्ट आई, वो दोनों डक्ट मिल के बनाए कॉमन हिपैटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से आया सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिल के बनाए कॉमन बाइल डक्ट। अब बच्चों ये देखो इधर पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से आया पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिल के बनाए हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द ड्यूडनम, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडनम में ओपन किया। अब बच्चों देखो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एक और स्ट्रक्चर आ रहा है। अभी तक आपने कितने स्पिंस्टर्स पढ़े थे? 2 पढ़े थे पहले से। कौन कौन से? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंस्टर, पाइलोरिक स्पिंस्टर। यहाँ तीसरा स्पिंस्टर आ गया, स्पिंस्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, स्पिंस्टर ऑफ ओडाई कहाँ प्रेजेंट होता है? ये यहीं प्रेजेंट होता है, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग पे प्रेजेंट होता है। जब ड्यूडनम में ओपन कर रहा है ना हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, यहीं होता है आपका स्पिंस्टर ऑफ ओडाई। अब पाइलोरिक स्पिंस्टर कहाँ था? जब आपका स्टमक का पाइलोरिक पोर्शन आपका ओपन कर रहा था ड्यूडनम में, वहाँ पे था पाइलोरिक स्पिंस्टर। और स्पिंस्टर ऑफ ओडाई कहाँ है? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट जब ड्यूडनम में ओपन कर रहा है तो आपका स्पिंस्टर ऑफ ओडाई है। लिवर देख लिया बच्चों हमने, सैलिवरी ग्लैंड देख लिया, तीसरा आपका ग्लैंड था पेनक्रियाज। अब देखो पेनक्रियाज जो है ना वो बहुत मज़ेदार चीज़ है। पेनक्रियाज जो है वो आपका कंपाउंड ग्लैंड है, ना एक्सोक्राइन है ना एक्सोक्राइन है, दोनों है। एंडोक्राइन ग्लैंड भी है पेनक्रियाज और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। देखो बच्चे को अगर याद नहीं है ना कि एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल दो तो तुम बोल दो पेनक्रियाज, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल देना तो भी बोल दो पेनक्रियाज। ठीक है, मैंने ऐसा किया हुआ अपने स्कूल टाइम में बहुत पहले, मतलब क्लास 8 या 9 में ऐसा पेनक्रियाज मैंने एक्सोक्राइन एक्सप्लेन किया, एंडोक्राइन एक्सप्लेन किया और दोनों का एग्जाम्पल पेनक्रियाज लिख दिया था। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड कंपाउंड ग्लैंड है। ठीक है, इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप्ड ड्यूडनम। अब बच्चों देखो जो इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है वहाँ से अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। एक्सोक्राइन पोर्शन से अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस जिसमें होते हैं एंजाइम्स। एंडोक्राइन पोर्शन है तो सीधी बात है, एंडोक्राइन पोर्शन है तो हार्मोन सिक्रीट करेगा। कौन कौन से हार्मोन्स? 2 हार्मोन्स हैं बेसिकली, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। वैसे और होते हैं, सोमैटोस्टैटिन होता है, ठीक है, और हार्मोन्स होते हैं, पेनक्रियाटिक पीपी होता है, पीपी हार्मोन होता है, बट आपके काम का भी 2 ही है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो एक्सोक्राइन पोर्शन जो है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा है जिसमें ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। एंडोक्राइन पोर्शन आपका सिक्रीट कर रहा है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अभी तक में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का सारे के सारे हमने एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर्स देख लिए और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं हमने उन्हें समझ लिया। अब हम सीधे बढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जो प्रोसेस होता है वो अकम्प्लिश होता है मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू। ठीक है, केमिकल की जगह हम बायोकेमिकल कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। बक्कल कैविटी का 2 फंक्शन होता है। पहला मास्टिकेशन ऑफ फूड, ठीक है, फूड को थरोली उसको मिक्स करना, पहला तो है मास्टिकेशन ऑफ फूड, ठीक है, फूड को अच्छे से क्रश करना। दूसरा होता है उसको सलाइवा से अच्छे से मिक्स कराना। और दूसरा फंक्शन जो उसका है वो है फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉलोइंग कराना। ठीक है, मतलब कि डेग्लूटिनेशन करवाना। टीथ और टंग जो है वो सलाइवा क्या जो मास्टिकेशन और मिक्सिंग है उसको फैसिलिटेट करते हैं। टीथ और टंग फूड को
मास्टिकेशन कराते हैं और सलाइवा से अच्छी तरह से मिक्स करवाते हैं। इसके अलावा सलाइवा में होता है म्यूकस, ठीक है, सलाइवा में म्यूकस होता है जो मास्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स को लुब्रिकेट करता है और एडहेयर करके ग्रुप करके बोलस बनाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बोलस। अब देखो बच्चों, बोलस फर्दर हो जाता है डेग्लूटिनेशन, स्वेलिंग हो जाती है उसकी, ये डेग्लूटिनेशन हो जाता है, वो फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद हो जाता है ईसोफेगस में, ठीक है। अब ईसोफेगस के बाद, ईसोफेगस में क्या होता है ना, पेरिस्टाल्सिस होती है। पेरिस्टाल्सिस क्या है? सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। और पेरिस्टाल्सिस के थ्रू ईसोफेगस को क्रॉस करते हुए जो हमारा बोलस है वो स्टमक में चला जाएगा, बट उसके बीच में उसको मिलेगा गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्पिंक्टर, ठीक है, स्पिंक्टर मिलेगा, स्पिंक्टर को क्रॉस करेगा और स्टमक में पहुंचेगा, ठीक है बच्चों। देखो अब जो सलाइवा है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, पहले तो हमने देख लिया म्यूकस प्रेजेंट होता है, उसके अलावा इसमें होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। एंजाइम्स होती हैं सैलिवरी अमाइलेज, सैलिवरी अल्फा अमाइलेज, जो सलाइवा की मेन कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है। केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो होता है वो ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब फूड का केमिकली डाइजेशन फूड का वो ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है सैलिवरी अमाइलेज के थ्रू। इसके अलावा यहाँ होता है लाइजोजाइम, जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है। बच्चों जो स्टार्च है, जो पॉलीसैकेराइड आपका कार्बोहाइड्रेट है 30%, ठीक है, 30% स्टार्च जो होता है वो आपका बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में ही डाइजेस्ट हो जाता है माल्टोज में। माल्टोज जो है वो आपका डाइसैकेराइड है, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में टूट रहा है, पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड। सैलिवरी अमाइलेज और सलाइवा का जो पीएच है 6.8, वो ऑप्टिमल पीएच है सैलिवरी अमाइलेज के लिए, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते, इसके बाद देखो स्टमक में पहुंचा, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचा पेरिस्टाल्सिस के थ्रू, और बीच में उसे मिला गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्पिंक्टर, जिसको क्रॉस करके बोलस जो था वो स्टमक में पहुंच गया। स्टमक में आपके 3 तरह के ग्लैंड्स हैं, 3 ग्लैंड्स हैं बेसिकली, 3 ग्लैंड्स हैं, म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक सेल या चीफ सेल या जाइमोजेनिक सेल, और पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। 3 नाम हैं, आपको जरूर से याद रखने हैं। म्यूकस नेक सेल जो म्यूकस सिक्रीट करेगा, पेप्टिक सेल या चीफ सेल या जाइमोजेनिक सेल जो पेप्सिन सिक्रीट करेगा, और पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल जो HCl सिक्रीट करता है, ठीक है, HCl सिक्रीट करता है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रिंसिक फैक्टर IF सिक्रीट करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ इसको आप याद कर सकते हो, PC झा, ठीक है, PC झा वो सिक्रीट करता है पेप्सिनोजेन, ठीक है। देखो पेप्सिनोजेन जो है वो प्रो एंजाइम है, प्रो एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, प्रो एंजाइम एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है तो बन जाता है एंजाइम। तो PC झा, और दूसरा याद कर लो POH, ठीक है, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट करता है HCl, तो PC झा और POH, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये आप याद कर सकते हो OPH, ठीक है, OP से याद कर लो ओम प्रकाश, ठीक है, ओम प्रकाश नाम का कोई आदमी वो HCl सिक्रीट करता है, OPH याद कर लो, ठीक है। एक हो गया PC झा, एक हो गए ओम प्रकाश HCl सिक्रीट कर रहे हैं, PC झा पेप्सिनोजेन, ठीक है। स्टमक स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। इसके अलावा स्टमक में जो ओब्लिक मस्कुलर लेयर जो होती है, एक एक्स्ट्रा मस्कुलर लेयर, वो चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ मस्कुलर वॉल कराती है, ठीक है, इसकी मस्कुलर वॉल की चर्निंग मूवमेंट्स होती है, और फूड जो बोलस था बक्कल कैविटी में, जो बोलस था ईसोफेगस के थ्रू नीचे आया था, वो अब यहाँ पे स्टमक में इन जूसेस से मिक्स होता है, और इसको अब हम बोलते हैं काइम, ठीक है। तो बोलस चेंज हो गया काइम में। अब आगे क्या होगा, आगे बच्चों इसका फर्दर डाइजेशन होगा। कैसे होगा, देखो जो पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन जो प्रो एंजाइम है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म है, वो HCl के प्रेजेंस में pH 1.8 बदल गया पेप्सिन, अब पेप्सिन क्या है, एक्टिव। अब देखो जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, डाइजेशन में मतलब स्टमक में जो प्रोटीन्स हैं, बोलस में जो प्रोटीन्स हैं या काइम में जो प्रोटीन्स हैं, वो पेप्सिन से मिलेंगे, पेप्सिन के प्रेजेंस में प्रोटीओसिस और पेप्टोन्स में टूट जाएंगे, ठीक है, जो पेप्टाइड्स होते हैं, प्रोटीओसिस और पेप्टोन्स दोनों आपके पेप्टाइड्स हैं। इसके अलावा म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो सिक्रीट हुए हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से, विच हेल्प इन लुब्रिकेशन कर रहे हैं, और प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोजल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सोरिएशन ऑफ द HCl।
pH 1.8 हाईली एसिडिक है, ठीक है। स्टमक की वॉल तक को वो डाइजेस्ट कर सकता है, हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, एक्सकोरिएशन कर सकता है। लेकिन म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स मदद करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं स्टमक की वॉल को HCl के हार्मफुल नेचर से। इसके अलावा बच्चों देखो, रेनिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो सिर्फ इन्फेंट्स में पाया जाता है, ठीक है, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ गाइस्ट्रिक लाइपेजेस, लाइपेज क्या होता है, लाइपेजेस क्या हैं, जो फैट के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, वो आपके लाइपेजेस हैं। तो गैस्ट्रिक लाइपेजेस स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, लेकिन फैट का कोई भी डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फैट जब तक माइसिलीज में ब्रेक नहीं हो जाते तब तक फैट का कोई डाइजेशन नहीं हो जाता, और वो तब होगा जब बाइल आएगा, और बाइल अभी तक सिक्रीट हुआ नहीं है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द म्यूस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब काइम जो है वो स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, तो यहाँ भी चर्निंग मूवमेंट्स हो रही हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो बच्चों, हमने जो डक्ट सिस्टम पढ़ा था वहाँ से हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट था, हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, वहाँ पे स्पिंक्टर था और वो सी शेप ड्यूडेनम में अपने सिक्रीशंस सिक्रीट कर रहा था। हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट से बाइल सिक्रीट हो रहा है, पेंक्रियाटिक जूस दोनों सिक्रीट हो रहा है। इसके अलावा तो ये जो दोनों सिक्रीशन है ये कहाँ जा रहे हैं? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट हो रहा है ड्यूडेनम की वॉल से। जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसको हम सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 सिक्रीशंस आ रहे हैं, बाइल आ रहा है, पेंक्रियाटिक जूस आ रहा है। ये दोनों आपके आ रहे हैं हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट से। इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस आपका आ रहा है ड्यूडेनम की वॉल से, ठीक है बच्चों। अब देखो पहले हम बाइल जूस की कॉम्पोजिशन को देखते हैं। बाइल जूस में क्या है? बाइल पिगमेंट्स हैं, 4 चीज़ें हैं बाइल जूस में। बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्टेरॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, बट नो एंजाइम्स। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। बाइल में आपका बाइल पिगमेंट्स हैं, बाइल सॉल्ट्स हैं, कोलेस्टेरॉल है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है। बाइल पिगमेंट्स 2 हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, या आप 2 नाम याद कर लो। बाइल पिगमेंट्स हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इसके अलावा बाइल जूस में है बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्टेरॉल और फॉस्फोलिपिड्स, बट नो एंजाइम्स। बाइल का देखो एकमात्र फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन होता है प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉल माइसिलीज। स्मॉल छोटे छोटे माइसिल्स में ब्रेक कर देता है फैट्स को, यही प्रोसेस होता है इमल्सिफिकेशन। और ये करता कौन है? कराता कौन है? बाइल जूस कराता है। अब जब माइसिलीज में ब्रेक हो गया ना, अब इस पे लाइपेजेस एक्ट करेंगे और इसको फर्दर तोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, बाइल एक और काम करता है, वो है एक्टिवेशन ऑफ लाइपेजेस। बाइल 2 काम कर रहा है। पहला, ये फैट्स को ब्रेक कर रहा है माइसिल्स में। दूसरा काम कर रहा है ये एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। जो लाइपेज हैं, लाइपेज एंजाइम्स हैं, उनको एक्टिवेट कर रहा है। फर्दर डाइजेशन में आगे क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बच्चों। फर्दर बच्चों देखो, पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस जो है, जो आपका हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में आ रहा है, पेंक्रियाटिक जूस में देखो ढेर सारी इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है। यहाँ बहुत ध्यान से समझो, ढेर सारी इनएक्टिव एंजाइम्स है। कौन कौन सी है? ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लिएजेस। पेंक्रियाटिक जूस होता है ना, वो आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है, ठीक है। इसमें सारे तरह की एंजाइम्स होती हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस। ये तीनों आपके प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। अमाइलेजेस आपके कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए। लाइपेजेस आपका लिपिड्स यानी फैट्स के डाइजेशन के लिए। न्यूक्लिएजेस आपका न्यूक्लिक एसिड्स के डाइजेशन के लिए। तो हर चीज़ के डाइजेशन के लिए यहाँ पेंक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव एंजाइम्स है। अब देखो, जो हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट से पेंक्रियाज के इनएक्टिव एंजाइम्स ड्यूडेनम में आए, अभी ये इनएक्टिव है, ठीक है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में एक एंजाइम सिक्रीट होती है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की वॉल से। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से एक एंजाइम सिक्रीट होती है, एंटेरोकाइनेज, ठीक है। एंटेरोकाइनेज देखो, जब ये एंजाइम्स एंटर कर रही हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स ड्यूडेनम में, तब क्या सिक्रीट हो रहा है? एंटेरोकाइनेज। इस तरह से याद रखो, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से एंटेरोकाइनेज रिलीज हो रहा है, और ये क्या कर रहा है? ये ट्रिप्सिनोजेन को बदल दे रहा है एक्टिव ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजेन को बदल दे रहा है ट्रिप्सिन में, जो हो गया एक्टिव। ट्रिप्सिनोजेन चेंज हो गया ट्रिप्सिन में।
अब ये जो ट्रिप्सिन है ना, एक बार ये एक्टिव हुआ ना, तब ये धाड़ से जितनी भी इनएक्टिव एंजाइम्स हैं सबको एक्टिव कर देगा। जैसे काइमोनोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देगा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेसिस को कार्बोक्सी पेप्टाइडेसिस में बदल देगा, अमाइलेजेस इनएक्टिव से एक्टिव कर देगा, लाइपेसेस को एक्टिव कर देगा, न्यूक्लियसेस को एक्टिव कर देगा। तो ट्रिप्सिनोजेन एक बार एंटेरोकाइनेज एक्टिव करेगा ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में, उसके बाद ट्रिप्सिन बाकी इनएक्टिव एंजाइम्स और पेनक्रियाटिक जूस को एक्टिव कर देगा। इसके अलावा पेनक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं और बाइकार्बोनेट्स होते हैं। अब देखो बच्चों, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा वॉल से क्या क्या निकल रहा है, एक तो एंटेरोकाइनेज हो गया, इसके अलावा वहाँ पे गॉबलेट सेल्स हैं जो म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। जो स्टमक से जो काइम आया इंटेस्टाइन में, स्टमक का एसिडिक इन्वायरमेंट था, पीएच था 1.8, अब पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस सिक्रीट हुआ ड्यूडेनम में, ये सारी चीज़ें सिक्रीट हुई और यहाँ का जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो 7.8 होता है। तो ये 7.8 पीएच है, ये मेंटेन कैसे हो रहा है, ये म्यूकस के थ्रू मेंटेन हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा बाइकार्बोनेट्स, म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स कहाँ से आ रहे हैं, पेनक्रियाज से आ रहे हैं। तो म्यूकस इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम से, गॉबलेट सेल से आ रहे हैं, बाइकार्बोनेट्स पेनक्रियाज से आ रहे हैं। ये दोनों अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं पीएच ऑफ 7.8। स्टमक के पीएच 1.8 से ये पीएच ले आए 7.8 पे ड्यूडेनम में, ठीक है बच्चों। इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स से म्यूकस सिक्रीट हुआ और बाइकार्बोनेट सिक्रीट हुआ पेनक्रियाज से और पीएच हो गया 7.8। ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा और गॉबलेट सेल्स ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा ये है कहाँ, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल में। उनके सिक्रीशंस को हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस एंट्रिकस। अब इंटेस्टाइनल जूस में देखो बच्चों क्या क्या है, डाइसेक्राइड्स हैं, माल्टेज है, माल्टोज को तोड़ेगा, डाइपेप्टाइडेजेस हैं, लाइपेजेस हैं एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस हैं। न्यूक्लियोटाइड्स होता है, न्यूक्लियोटाइडेजेस है तो न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ेंगे, न्यूक्लियोसाइडेजेस है तो न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ेंगे। अब न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में आपको अंतर पता होना चाहिए। न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर होता है और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट होता है, ठीक है। मतलब कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसके अलावा बच्चों देखो, सम म्यूकोसल ग्लैंड्स या ब्रूनर्स ग्लैंड, जो हमने बात किया था कि इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सम म्यूकोसा। कौन से ग्लैंड है, मैंने नाम बताया था पहले आपको, ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन दिस, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये अल्कलाइन पीएच मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो अल्कलाइन पीएच देखो कहाँ से मेंटेन हो रहा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम से गॉबलेट सेल, इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसल ग्लैंड्स हैं ब्रूनर्स ग्लैंड और पेनक्रियाज के बाइकार्बोनेट्स, ये तीनों मिल के अल्कलाइन पीएच को मेंटेन कर रहे हैं। आगे देखते बच्चों, देखो डाइजेशन की जो रिएक्शंस है वो देखो, रिएक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस, ठीक है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, ये सारी आपकी कौन सी एंजाइम्स, ये सारी एंजाइम्स है आपकी पेनक्रियाटिक जूस की, डाइपेप्टाइड्स में बदल दिया। पॉलीसेक्राइड्स या फैट हैं, पेनक्रियाटिक अमाइलेज डाइसेक्राइड में बदल दिया। फैट्स हैं, फैट्स कहाँ, ये माइसील्स हो चुके हैं आप, ठीक है, डाइजेशन इनका मतलब इनका ब्रेकडाउन, इनका इमल्सिफिकेशन हो चुका है बाइल के बाद। तो जो पेनक्रियाटिक लाइपेजेस है वो इसको डाइग्लिसराइड्स और फर्दर मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ दिए। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियसेस, न्यूक्लियोटाइड्स, फर्दर न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है बच्चों। ये अभी तक जो हमने ये अभी रिएक्शन देखे, ये इंटेस्टाइन में तो हो रहे हैं, लेकिन ये जो एंजाइम्स अभी फंक्शनल हैं ये अभी है पेनक्रियाज की, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है। इसके बाद जो फर्दर डाइजेशन होगा वहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस की जो एंजाइम्स हैं वो इन्वॉल्व होंगी, सक्कस एंट्रिकस। देखो फर्दर अब डाइपेप्टाइडेजेस को डाइपेप्टाइडेजेस तोड़ रहा है अमीनो एसिड्स में, माल्टोज को माल्टेज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज को लैक्टेज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज को सुक्रेज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, एकदम सिंपलर यूनिट में तोड़ दिया। डाइपेप्टाइडेजेस से अमीनो एसिड्स बन गए, डाइसेक्राइड्स से मोनोसेक्राइड्स बन गए, न्यूक्लियोटाइडेजेस से न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ दिया, न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ दिया शुगर और बेस में न्यूक्लियोसाइडेजेस ने। डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स लाइपेजेस के थ्रू बन गए फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, सब एकदम सिंपलर यूनिट में टूट गए, ठीक है, एकदम प्रोसेस ऑफ फाइनल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो गया। और दीज रिएक्शंस अकर वेरी क्लोज टू म्यूकोजल एपिथेलियम। क्यों?
क्यों ये रिएक्शंस म्यूकोसल एपिथेलियम के बहुत क्लोज हो रही हैं, क्योंकि अब ये सिंपलर फॉर्म से कन्वर्ट हो गई हैं और अब इनका एब्जॉर्प्शन होगा। तो म्यूकोसल एपिथेलियम के बहुत क्लोज होंगे तब ना एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। फर्दर देखो बच्चों, फर्दर देखो, ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स अकर इन ड्यूडेनम। ठीक है, जो बेसिक अभी तक जो हम रिएक्शन देख रहे थे ये ड्यूडेनम में हो रहा था, और एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस जेजुनम और इलियम में हो रहा है। ठीक है, मतलब बेसिक ब्रेकडाउन, मैक्सिमम ब्रेकडाउन आपका ड्यूडेनम में हो रहा है और एब्जॉर्प्शन हो रहा है आपका जेजुनम और इलियम में। अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड पासिस टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, सिंपल सी बात है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स। लार्ज इंटेस्टाइन में देखो क्या क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स और सिक्रीशंस ऑफ म्यूकस विच हेल्प्स इन एडहेरिंग द वेस्ट एंड सॉलिडिफाइंग इट फॉर एन ईजी पैसेज। ठीक है, फिकल मटेरियल का, फीकस का फॉर्मेशन हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। फर्दर बच्चों देखो, इलियोसिकल वाल्व, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सीकम फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे आपको इलियोसिकल वाल्व मिलेगा। बच्चों अभी तक हमें जो भी मिला था ना सब स्पिंस्टर्स मिले थे। ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंस्टर, पाइलोरिक स्पिंस्टर, स्पिंस्टर ऑफ ओडाई, अब ये हमें वाल्व मिला है। वाल्व जो होता है ना वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो का। जो आपकी वेन्स होती है उसमें भी वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वाल्व्स कभी भी ना एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं हमेशा, तो अगर एक चीज़ वहाँ से आगे बढ़ गई तो वापस वो रिटर्न नहीं होगी, कभी भी उसका बैक फ्लो नहीं होगा। इसलिए देखो यहाँ पे इलियम और सीकम के जंक्शन पे आपको मिलेगा इलियोसिकल वाल्व। मतलब एक बार अनडाइजेस्टेड जो भी सब्सटेंस था स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम में चला गया तो वो कभी वापस रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर। Fecal matter is temporarily stored in the rectum till defecation. Activities of GIT. अब GIT में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो भी एक्टिविटीज़ हैं ये न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल के द्वारा हैं। ठीक है, न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल हो रहा है उनका। देखो, साइट देख के, स्मेल करके, प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी, ये तीनों चीज़ों की वजह से भी सलाइवा का सिक्रीशन स्टिमुलेट हो सकता है। गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन कैसे स्टिमुलेट होगा? न्यूरल सिग्नल्स के थ्रू। जब न्यूरॉन सिग्नल देंगे कि हाँ फूड अब वहाँ पहुँच चुका है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब स्टमक में पहुँच चुका है या इंटेस्टाइन में पहुँच चुका है, तब न्यूरल सिग्नल्स पहुँचेंगे। ठीक है, और गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन होगा। मस्कुलर एक्टिविटीज़ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मॉडरेटेड बाई न्यूरल सिग्नल्स विच आर थ्रू लोकल एंड सीएनएस। जो एलिमेंट्री कैनाल की मस्कुलर एक्टिविटीज़ है जैसे पेरिस्टाल्सिस हुआ, चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ द स्टमक हुआ या मूवमेंट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, ये मॉडरेट हो रहे हैं न्यूरल सिग्नल्स के थ्रू जो लोकल हो सकता है, मतलब लोकल रिस्पॉन्स हो सकता है या सीएनएस के थ्रू हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन्स। लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। लोकल हार्मोन्स क्या होता है बच्चों? लोकल हार्मोन्स होता है ना जो हार्मोन वहीं पे प्रोड्यूस हो रहे हैं और वहीं पे एक्शन ले रहे हैं, मतलब साइट ऑफ प्रोडक्शन और साइट ऑफ एक्शन जिनका सेम है या बहुत क्लोज है, वो होते हैं लोकल हार्मोन्स। ठीक है, अब जैसे कोई हार्मोन मान लो तुम्हारा पिट्यूटरी में बन रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड में, और वो कहीं और बॉडी में फंक्शन कर रहा है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से जैसे ग्रोथ हार्मोन बन रहा है, ठीक है, सिक्रीट हो रहा है और वो पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, तो ये लोकल हार्मोन नहीं हुआ। लोकल हार्मोन वो हैं जो वहीं पे बन रहे हैं और वहीं पे सिक्रीट हो रहे हैं, वहीं पे यूज़ हो रहे हैं। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस का या सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस का हार्मोनल कंट्रोल जो है वो लोकल हार्मोन्स के थ्रू हो रहा है। कहाँ बन रही है? गैस्ट्रिक म्यूकोसा में और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। ठीक है, अब बच्चों देखो फर्दर इसके बाद हमें पढ़ना है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमने डाइजेशन पूरा कंप्लीट कर लिया, अब हम एब्जॉर्प्शन आ गए। अगर अब हम आगे देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। डाइजेशन कंप्लीट, अब एब्जॉर्प्शन देखते हैं। तो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन जो हैं वो ब्लड में या तो एब्जॉर्ब होंगे या तो लिम्फ में जाएंगे। ठीक है, अब होता कैसे है? 3 मैकेनिज्म्स के थ्रू हो सकता है। कौन कौन से? पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तीनों के कैरेक्टर्स आपको पता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आपको कैरेक्टर्स पता है। बस हम देख लेते हैं कौन सिंपल से जा रहा है, ठीक है, कौन एक्टिव से जा रहा है, कौन पैसिव से जा रहा है, कौन फैसिलिटेटेड। देखो जो सिंपल डिफ्यूजन है तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो तुरंत जाएगा, जैसे कि ग्लूकोज का स्मॉल अमाउंट, अमीनो एसिड्स और सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड। ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और क्लोराइड्स। ठीक है, आप इसको याद कर लो गाल। ठीक है, GAL, गाल। गाल जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से जा रहा है। ठीक है,
गाल जो है वो बहुत सिंपल है, जैसे गाल आपके सिंपल है ना, तो सिंपल डिफ्यूजन से गया गाल। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, सी एल से याद करो क्लोराइड को एल से याद करो, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स आपके कैरियर प्रोटीन से जा रहे हैं, जो आपका हो गया फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज और अमीनो एसिड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू होगा। अब इसके अलावा देखो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, Na+ एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एटीपी। तो देखो बच्चों, सिंपल डिफ्यूजन हुआ या पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ, फैसिलिटेटेड और एक्टिव, तीनों में आपका ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स तो कॉमन ही है, ठीक है। आप देखो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में बस ग्लूकोज और अमीनो एसिड सिर्फ यही है। सिंपल डिफ्यूजन में आपका क्लोराइड आ रहा है, ठीक है, गाल, एल से आपको याद रखना है क्लोराइड, ठीक है, गाल क्लोराइड, ठीक है। तो क्लोराइड आपका सिंपल डिफ्यूजन से जा रहा है और सोडियम आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जा रहा है। इसके बाद देखो बच्चों, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल है, ये आपके इनसॉल्युबल होते हैं ब्लड में, ठीक है, इसलिए ब्लड में नहीं डिसॉल्व हो सकते, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। तो अब क्या होता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ना पहले माइसील्स का फॉर्मेशन करते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स और माइसील्स बनते हैं और ये जाते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। अब देखो जो माइसील्स है इनका फॉर्मेशन 2 बार हो रहा है। कहाँ कहाँ हो रहा है, पहले जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल थे, फैटी एसिड्स जो थे, ठीक है, आपके जो लिपिड्स थे उनको ब्रेक किया जा रहा था, इमल्सिफाई किया जा रहा था माइसीलीज में विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस के थ्रू। उसके बाद इनका पूरा डाइजेशन हो गया, ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल अपने सिंपल यूनिट्स में टूट गए और फर्दर ये फिर से कोलैब करके माइसील्स बना रहे हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स बना रहे हैं, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जा रहा है, ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जा रहा है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में पहुंचने के बाद मतलब म्यूकोजल सेल्स में अंदर, म्यूकोजल सेल्स के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है काइलोमाइक्रॉन्स का, ठीक है, काइलोमाइक्रॉन्स का। काइलोमाइक्रॉन्स बच्चों का है स्मॉल प्रोटीन कोटेड फ्लैट ग्लोब्यूल्स, फैट के छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिनके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग है, वो हो गए काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स फर्दर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकल के लिम्फ वेसल्स में जा रहे हैं जो लैक्टेट, और उसके बाद वो फर्दर ब्लड में डिसॉल्व हो रहे हैं लिम्फ वेसल्स के बाद, लिम्फ वेसल्स के थ्रू अब ब्लड से फिर पूरी बॉडी में जा रहे हैं। देखो एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है आपका, एब्जॉर्प्शन होता है आपका माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, हर जगह होता है, सब जगह थोड़ा थोड़ा है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, ठीक है। फर्दर देखो, आगे देखो क्या हो रहा है, the absorbed substances finally reach the tissues which utilize them for their activities and this process is known as assimilation। देखो बचपन में पढ़ते थे ना, 5 चीज़ें होती हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन क्या था, इनटेक ऑफ फूड, उसके बाद डाइजेशन, फिर हो गया एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, इंजेशन देख लिया, बस इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन, डाइजेशन पूरा चैप्टर ये, एब्जॉर्प्शन देख रहे हो। एसिमिलेशन उसके बाद आता था, एसिमिलेशन था कि जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं वो टिश्यूज में पहुंच गए, अब टिश्यूज उनको अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, ये आपका है एसिमिलेशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट प्रोसेस था इजेशन, मतलब कि जो फीसस, जो फीकल मटेरियल का रिमूवल हो रहा है बॉडी से, वो आपका इजेशन हो गया। डाइजेस्टिव वेस्टेज सॉलिडिफाई इनटू कोहेरेंट फीकस इन द रेक्टम, initiate a neural reflex causing an urge or desire for its removal. This process is known as defecation या ejection, which is a voluntary process and carried out by a mass peristaltic movement. बच्चों ये चार्ट आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन देख लो, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, digestion is completed here and the final products of digestion such as glucose, fructose, fatty acids, glycerol and amino acids are absorbed through the mucosa into the blood stream and lymph, ठीक है। ये तो पूरा प्रोसेस आप समझ चुके हैं। लार्ज इंटेस्टाइन पहले देखो, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सम ड्रग्स टेक प्लेस। ये लार्ज इंटेस्टाइन जब हमने डिस्कस किया था तब बात किया था, क्या क्या है लार्ज इंटेस्टाइन में, वाटर, सम मिनरल्स एंड सम ड्रग्स। स्टमक में देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर तो देखो हर जगह एब्जॉर्ब होगा थोड़ा थोड़ा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर्स एंड अल्कोहल टेक प्लेस। अल्कोहल देखो, इसीलिए अल्कोहल इतना डेंजरस क्यों होता है, वो स्टमक से सीधे एब्जॉर्ब होकर लिवर की तरफ पहुंच जाता है डिटॉक्सीफाई होने के लिए, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर्स एंड लिवर, अल्कोहल, ये स्टमक में हो गया।
माउथ में देखो क्या है, सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोजा ऑफ द माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। माउथ में सर्टेन ड्रग्स, स्टमक में वाटर, सिंपल शुगर्स और एल्कोहल, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, और स्मॉल इंटेस्टाइन में तो मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। बच्चों देखो इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक आता है वो आता है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम और डिसऑर्डर्स देखो। डिसऑर्डर में देखो मेन क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इन्फ्लामेशन अगर कहीं भी होगा तो उसकी वजह से डिसऑर्डर्स होंगे, और वो होता किसके, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या तो बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन हो या वायरल कोई इन्फेक्शन हो। इसके अलावा कुछ पैरासाइट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म और पिन वर्म। देखो इनके नेम्स एनसीईआरटी में दिए नहीं हुए, बट मैं थोड़ा आपको इलेबोरेट कर देता हूँ। टेप वर्म होता है टीनिया सोलियम, राउंड वर्म होता है एस्केरिस, एनिमल किंगडम में पढ़ा है राउंड वर्म, कॉमन राउंड वर्म। हुक वर्म होता है एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेन, पिन वर्म होता है एंट्रोबिस या ऑक्सियोरिस। ठीक है, तो 5 तरह के वर्म्स हैं, टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी इन्फ्लामेशन। देखो कॉमन डिसऑर्डर्स जो है वो आपके 5 हैं। जॉन्डिस जो है, लिवर इज अफेक्टेड, डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, स्किन एंड आइज टर्न येलो, मेन सिम्टम यही होता है जॉन्डिस का। ठीक है, येलो कर देते हैं हर जगह। लिवर इज अफेक्टेड, डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन होता है, स्किन आइज टर्न येलो। ठीक है, तो पूरा येलो। वॉमिटिंग क्या है, वॉमिटिंग तो बहुत सिंपल है। ठीक है, इजेशन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, रिफ्लेक्स एक्शन एक तरह का, वॉमिट सेंटर इन द मेडुला। ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंचटर खुल जाता है, अगर वहाँ वॉल्व होता ना तो कभी भी वॉमिटिंग नहीं होती हमें। ठीक है, वहाँ स्पिंचटर था, गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंचटर था, स्टमक के कंटेंट्स रिवर्स पेरिस्टाल्सिस हो गई। ठीक है, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेडुला, मेडुला में वॉमिट सेंटर होता है, उसके थ्रू कंट्रोल होता है। डायरिया क्या है, डायरिया बच्चों एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बाउल मूवमेंट, इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज, रेड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। 3 पॉइंट है। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बाउल मूवमेंट, जो पेरिस्टाल्सिस हो रहे हैं ना, बाउल मूवमेंट्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज, फीकल डिस्चार्ज में बहुत ज़्यादा लिक्विड वाटर का बहुत लॉस होता है बॉडी में। डायरिया में डिहाइड्रेशन का खतरा हमेशा बना रहता है, इसीलिए क्या लेना चाहिए, ORS, ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन। ठीक है, रेड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड का भी एब्जॉर्प्शन बहुत लो हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन बच्चों देखो डायरिया का जस्ट अपोजिट है। डायरिया में ना जो बाउल मूवमेंट्स उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी। फीकस कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जो बाउल मूवमेंट्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, बहुत इरेगुलर हो जाते हैं, तो फीकस बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, डायरिया में फीकस में लिक्विड बहुत ज़्यादा है, फ्लूइड डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कॉन्स्टिपेशन में जस्ट अपोजिट है, इनडाइजेशन। ठीक है, सिस्टम ठीक है, इनडाइजेशन, फूड नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, causes include inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating and spicy food। बच्चों आगे देखो कैलोरिफिक वैल्यू। ठीक है, देखो ये आपका एनसीईआरटी में एक टेबल में दिया हुआ है, बट वहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझाई हुई हैं, कॉम्प्लेक्स तरीके से मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है हमारी बॉडी के, ठीक है, हमारी बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं और हमारे फूड का जो एनर्जी कंटेंट है, ये दोनों को हम कैलोरी या जूल में मेज़र कर सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है बॉडी की और हमारे फूड का जो एनर्जी कंटेंट है, इनको हम कैलोरी में या जूल में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कैलोरी और जूल किसकी यूनिट है, हीट एनर्जी की यूनिट है। हीट एनर्जी में इसलिए मेजर कर रहे हैं क्योंकि हीट इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। सन जो एनर्जी जो दे रहा है ना, वही सबसे अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसीलिए एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी और एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड को हम कैलोरी या जूल में एक्सप्रेस करते हैं। एक कैलोरी होता है 4.18 जूल, या फिजिक्स और केमिस्ट्री में बखूबी जानते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, 1 किलो कैलोरी, यहाँ देखो ध्यान देना, ये जो सी है ना, ये स्मॉल सी है। ठीक है, 1 किलो कैलोरी होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहीं अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस होगा तो 1 कैलोरी होगा, स्मॉल सी होगा। ठीक है, ये स्मॉल सी है हर जगह, यहाँ जूल भी जे स्मॉल है। ठीक है बच्चों, अगर 1 किलो कैलोरी लिखना है, ठीक है, तो कैलोरी सी कैपिटल कर देंगे, इस सी को कैपिटल कर देंगे, तो ये इनडायरेक्टली 1 कैलोरी बता रहा है। 1 किलो कैलोरी, 1 किलो जूल। ठीक है,
तो जे कैपिटल कर दिए तो वो 1 किलो जूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटे वाले को, ठीक है। ये सिर्फ कन्वेंशन है, ठीक है, ये सिर्फ कन्वेंशन है। ये जो सी होगा बच्चों, ये हर जगह स्मॉल सी है, ठीक है, ये स्मॉल सी है, यहाँ स्मॉल सी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल जे से। अगर 1 केजी ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो 1 किलो कैलोरी, सी स्मॉल वाला, या सीधे लिख दो कैलोरी स्मॉल बिग कैलोरी, ठीक है। और अगर वहीं 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो वो 1 कैलोरी होगा, 1 कैलोरी स्मॉल सी है, ठीक है। देखो दो चीज़ें हैं इसके बाद, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस फिजियोलॉजिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू क्या है कि 1 ग्राम फूड को हमने लिया बॉम्ब कैलोरीमीटर में और हमने उसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू निकाली, एग्जैक्ट वैल्यू निकाली, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली। वो कितनी आती है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आती है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन्स 5.65 एंड फैट्स 9.45। लेकिन बच्चों हमारी बॉडी में, ठीक है, 1 ग्राम फूड का जब डाइजेशन होता है, उसका जब ब्रेकडाउन होता है, उससे जो एनर्जी लिबरेट होती है उसको हम जब मेजर करते हैं इनडायरेक्ट मेजर से, तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 4 किलो कैलोरी पर ग्राम आता है, प्रोटीन्स के लिए 4 आता है और फैट्स के लिए 9 आता है। तो जब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, वो बॉम्ब कैलोरीमीटर में वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है, ठीक है। 1 ग्राम फूड को हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर में बर्न किया और जो एनर्जी रिलीज हुई हमने उसको मेजर कर लिया, तो ये बहुत एग्जैक्ट और प्रिसाइज डेटा आएगा। जैसे 4.1 फैट्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए 5.65, फैट्स के लिए 9.45। लेकिन जब वही हम अपनी बॉडी में बात करेंगे, फिजियोलॉजिक वैल्यू की बात करेंगे, तो बच्चों वो डाटा उतना एग्जैक्ट नहीं आएगा, रफ एक वैल्यू हमें आएगी, बॉडी के अंदर हमें एकदम एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है ऐसा कि हम उसको मेजर करें। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम मान लेते हैं कि फिजियोलॉजिक वैल्यू उसकी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम है, 1 ग्राम की बात कर रहे हैं। प्रोटीन्स के लिए 4 किलो कैलोरी, दोनों सेम, और फैट्स के लिए 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। इसका जो तो लास्ट टॉपिक जो आपका है वो है PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये है क्या? है बेसिकली कि प्रोटीन की कमी की वजह से जो डिजीजेस हो रही हैं या जो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं वो होते हैं PEM, डाइटरी डेफिशिएंसीज ऑफ प्रोटीन्स या टोटल कैलोरीज। या तो सिर्फ प्रोटीन की कमी हो या ओवरऑल टोटल कैलोरीज की कमी हो। ये कहाँ कहाँ ऑब्जर्व किया गया? ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ, इन जगहों की अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ की अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दिखा। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अफेक्ट ड्यूरिंग ड्रॉट, फेमाइन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, ठीक है। इन कंडीशंस में PEM और ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे कि बांग्लादेश में जब लिबरेशन हुआ, बांग्लादेश जब इंडिपेंडेंट हुआ 1971 में, तब इथोपिया में सीवियर ड्रॉट, सूखा पड़ा मिड 80s में, ठीक है। तब यहाँ पे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हमें बहुत बड़े अमाउंट में देखा गया, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अफेक्ट्स इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन टू प्रोड्यूस मैरासमस एंड क्वाशियोरकर। बेसिकली जो PEM डिजीजेस हैं ये चिल्ड्रन और इन्फेंट्स में असर करती हैं और मैरासमस और क्वाशियोरकर डिजीज़ कॉज कराती हैं, ठीक है। देखो मैरासमस और क्वाशियोरकर बेटा 2 डिजीजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैरासमस में देखो क्या होता है, मैरासमस में होता है इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, इन्फेंट्स में होता है जो 1 साल से कम एज के हैं, ठीक है। इसमें जो होता है मैरासमस में, ये प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी तो होती ही है, उसके साथ साथ कैलोरीज की भी डेफिशिएंसी होती है। तो बच्चों होता क्या है, जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है, उसको मदर मिल्क नहीं मिला, कम एज में पहले ही मदर मिल्क हट गया, और उसके बाद जो उसको डाइट मिल रही है उसमें भी उसको टोटल कैलोरीज की कमी है, मतलब दूध तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। जो मिल्क से जो प्रोटीन मिलना चाहिए था उसकी तो कमी हो ही रही है, मिल्क प्रोटीन्स की। उसके अलावा जो उसको डाइट मिल रही है उस डाइट में भी टोटल कैलोरीज की कमी है उसको, तब उसको हो जाता है मैरासमस। और ये ऑब्जर्व हुआ है 1 साल के कम बच्चे की एज में, ठीक है। प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से इम्पेयर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज, एक्सट्रीम इमैसिएशन, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम बोन्स दिख रही हैं, स्किन, मतलब समझो कि बोन है उसके ऊपर स्किन है, मसल्स तो फैट लेयर है ही नहीं। एक्सट्रीम इमैसिएशन ऑफ द बॉडी, थिनिंग ऑफ लिम्स रिजल्ट्स, स्किन हो जाती है ड्राई, थिन एंड रिंकल्ड, ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइंस कंसिडरेबली, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड। सारी चीज़ें देखो कितना भयानक डिजीज़ है ये, ठीक है। देखो क्वाशियोरकर में कंडीशन थोड़ी सही होती है मैरासमस से, ठीक है।
मैरासमस से थोड़ी अच्छी कंडीशन होती है क्वाशियोरकर में। डिजीज़ तो ये भी है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी तो है लेकिन अनअकम्पनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी, मतलब प्रोटीन की डेफिशिएंसी है लेकिन कैलोरीज उसको प्रॉपर मिल रही हैं, इतनी प्रॉपर कैलोरीज मिल रही हैं कि बाकी और किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं हो रही है। मदर्स मिल्क रिप्लेस बाय हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट, ठीक है। ऑब्जर्व्ड इन चिल्ड्रन ऑफ मोर देन 1 ईयर ऑफ एज। इसमें भी मैरासमस में जैसा था, वेस्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लिम्स, फेलियर ऑफ ब्रेन एंड ग्रोथ डेवलपमेंट, मैरासमस में जो हमें सिम्टम्स दिख रहे थे क्वाशियोरकर में भी सेम दिखेंगे। बट इसके अलावा एक और सिम्टम हमें दिखता है, एक्सटेंसिव ओएडमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन। बच्चों देखो, जब भी प्रोटीन की कमी होती है ना तो ओएडमा होता है, स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स हो जाती है, ओएडमा फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाता है पैरों में या पेट में, बेली में। यूजुअली जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, तो हमारे देश में क्या कहा जाता है कि उसके पाँव भारी हो गए। बच्चों होता क्या है, जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो यूजुअली उनकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है ना वो उन्हें नहीं मिलती। तो उसकी वजह से गाँव में क्या होता है, प्रॉपर उसे प्रोटीन मिल नहीं रही है फीमेल को, ठीक है, तो उसमें प्रोटीन्स की कमी हो जाती है, उसकी वजह से ओएडमा हो जाता है, ठीक है, थोड़े पैरों में स्वेलिंग हो जाती है और उसकी वजह से बोलते हैं पाँव भारी हो गए, ठीक है। तो वो मतलब स्मॉल स्केल पे ओएडमा और स्वेलिंग हो जाती है, उसको कहते हैं पाँव भारी हो गए। इसके अलावा सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, मतलब थोड़ी सी फैट इसमें बची हुई है, ठीक है। मैरासमस में तो कुछ नहीं बचा। तो ये आपका हो गया मैरासमस और क्वाशियोरकर। तो बच्चों ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नीट में आपको हर साल 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं इससे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने रिवीजन सीरीज़ को पूरा फॉलो किया होगा, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन अभी हम पूरा इसे कंटिन्यू करेंगे, पूरी रिवीजन सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। वीडियो को देखने के बाद आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, आप वहाँ से इसके मेरे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करेंगे, ठीक है बच्चों। एनसीईआरटी के थॉरो रीडिंग लगाएंगे, चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अलावा इसके आप प्रैक्टिस क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड फॉलो करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट जर्नी। थैंक यू सो मच।